हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है 15 अगस्त 2022। तो आज हम लोग का 76 इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम लोग 75 साल आज़ादी के पूरे कर चुके हैं। ठीक है। तो कुछ पंक्तियाँ उनके लिए मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ठीक है। तो चलिए, बस इसी लाइनों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर को और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अ, आज की जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है उसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने निकाल के यहाँ पे अटैच कर रखा है आपके लिए। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि जो हमारे नेक्स्ट सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अ, उनका एक इंटरव्यू लिया गया है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि क्या हुआ अगर मेरा एक शॉर्ट टर्म है, सिर्फ 74 डेज का हमारा टर्म है। तो मैं उस पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करूंगा, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करूंगा। जो मेरा शॉर्ट टर्म है यानी 74 डेज का जो एक टर्म है वो मेरे लिए लिमिटेशन नहीं बनेगा, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभरेगा। ठीक है। तो जो सीजीआई साहब हैं, ये पूरे इंटरव्यू में इसी पे बातें हुई हैं कि जो केसेस होंगी वो फास्ट रिड्रेशल होंगी। और जितना से ज़्यादा हो सकेगा उन केसों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी काम करेंगे कि केस जो है वो और तेजी से सॉल्व हो सके। ठीक है। और अ, यहाँ पे वही बताया गया कि 27 अगस्त से इनका टर्म स्टार्ट होगा। और जो हमारे सीजीआई हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो आप चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के बिग बुल के नाम से जाने जाते थे, और ये स्टॉक मार्केट के अगर इनको मसीहा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि बिलीनियर स्टॉक इन्वेस्टर एंड फाउंडर ऑफ द कंट्री न्यूएस्ट एयरलाइन आकाशा एयर। ठीक है। इनका डेथ हो चुका है, 62 ईयर के ये हो चुके थे। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका डेथ हुआ है बॉम्बे में। और बेसिकली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो नहीं था यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वनडे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 62 ईयर की एज में इनकी डेथ होती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लगा कि जो राकेश झुनझुनवाला सर है, ये आकाश है या जो न्यूली एयरलाइन लॉन्च हुई है उसमें 40% का स्टेक है इनका। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा मुझे। और मतलब इनकी लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर रखा कि आप इनके बारे में चाहें तो पढ़ सकते हैं। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। और ये हमेशा लाइफ में कहते हैं कि सॉरी, ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है। और लाइफ में थोड़ा रिस्क लीजिए, बट रिस्क भी एक समझदारी वाली होनी चाहिए। ठीक है। इनको वॉरेन बुफेट के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के। ठीक है। ये सारी थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं कोई थी, तो इन्हीं सबसे काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये कि तालिबान जो है वो बार बार इंडिया से कह रहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आप अफगानिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी इंडिया ने अपने जो एम्बेसी थी वो तालिबान में स्टार्ट कर दी है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है, अ, जिसकी वजह से अफगानिस्तान बहुत उत्सुक है कि इंडिया आए और तालिबान में काम करे। ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया है कि जो
स्पोक्समैन हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री के अब्दुल कहार बाल्की, उन्होंने बोला है कि जो सैतूत डैम है काबुल में, वो चाहते हैं कि इंडिया है और उसको कंप्लीट करे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रुक गया था, बट अभी वो चाहते हैं कि इंडिया कंप्लीट करे आके। ठीक है, तो ये जो पूरा इंटरव्यू है या फिर ये जो पूरा आर्टिकल यहाँ पे अ, यही सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अफगानिस्तान ये एक बायलैटरल रिलेशन में फॉल करता है। तो यूपीएससी के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ओके, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने लगा रखा कि सैतूत डैम काबुल रिवर बेसिन के ऊपर है, और जो सॉरी ये सलाम हो गया है, ये सलमा डैम हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सलमा डैम जो है वो हरी रिवर के ऊपर है। कभी कभी जो यूपीएससी है वो मैच द फॉलोइंग करा लेती है और डैम और रिवर को मैच करा देती है, तो आप इसको याद रखिएगा, जो सलमा डैम है वो हरी रिवर के ऊपर है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हिस्ट्री अगर हम जानने की कोशिश करें कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन है तो कितना पुराना है। तो यहाँ देखते हैं कि जो कांटेक्ट था इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों का वो अभी से नहीं है। इट वाज सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो रिश्ता है ये तब का है। During, if we look during the Mughal period, then many Afghans started to enter India due to political instability in their regions. Uh, Afghanistan is also known as the graveyard of the empire. Okay, uh, that's why there is so many political instability there. तो मुगल के टाइम में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से लोग जो होते हैं इंडिया में भाग के आते हैं। ठीक है, वहाँ के कुछ लीडर थे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। एक का नाम था खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी जंग छेड़ी। ठीक है, ये हालांकि थे अफगानिस्तान से, बस इंडिया में आके इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट जो रोल है वो निभाया है। ठीक है, इवन दो द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बिकेम द खैबर पख्तूनवा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बट पश्तून सपोर्ट फॉर इंडियन फ्रीडम। ठीक है, जो पश्तून थे वो इंडिया के फ्रीडम के लिए काफी सपोर्ट किया है। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार जो थे वो उनमें से एक लीडर थे जो कि काफी प्रोमिनेंट थे। तो ये थी हमारी और अफगानिस्तान की पुरानी जो स्टोरी है, पुरानी जो लिंक है, अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट इज द बायलैटरल डील बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, which will uh, very important point for the UPSC mains point of view uh, in bilateral relation if you talk about। तो देखते हैं, तो सिंस 2001 से जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन थे वो काफी ऊपर जाने लगे, और क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोवाइडर या फिफ्थ लार्जेस्ट असिस्टेंट प्रोवाइडर के तौर पे उभरा। ठीक है, इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगा अफगानिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई और कंट्री डेथ में चली गई और बहुत सारी और क्राइसिस आ गई, फूड क्राइसिस आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इंडिया था वो 2001 से ही असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगा था और एक फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गया था प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइडर के तौर पे। ठीक है, इंडिया प्रोवाइड करता था अप्रोक्स $650 टू 750 मिलियन के ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक एड एंड लार्जेस्ट रीजनल प्रोवाइडर एड फॉर अफगानिस्तान। ठीक,
इंडिया जो था उसका सपोर्ट बहुत सारे सेक्टर में था। इफ यू टॉक अबाउट सम सेक्टर लाइक रिबिल्डिंग ऑफ एयर लिंक्स, पावर प्लांट्स, और इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता था। एंड ऑल्सो इंडिया was helping in sorry training the Afghan civil servant, diplomats, and police. India is also training these all, okay, their civil servants, their diplomats, and their police. Sorry. If you talk about in what happened in 2005, तो इंडिया ने प्रपोज किया अफगानिस्तान को सार्क का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो ये सारे एक जो डिप्लोमेटिक गेम थे वो होते गए, और जो रिलेशन था वो गहराता चला गया। लास्ट में ये होता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो होते हैं 3 MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। किसके किसके बीच में साइन होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और अफगान नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन। और किन 3 फील्ड्स में ये साइन होती हैं? तो पहला जो है वो रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इन 3 फील्ड्स में जो होती हैं एमओयू साइन करता है, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान। आगे बढ़े तो अक्टूबर 2011 में क्या होता है? तो इंडिया अफगानिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ साइन करते हैं, ठीक है। और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू रिबिल्ड the infrastructure of Afghanistan, institutions like education, technical assistance, and rebuild indigenous Afghan capacity in different areas. ठीक है। और जो 2011 का ईयर होता है वो इंडिया अफगानिस्तान के रिश्ते को एक और स्टेप ऊपर ले जाता है, और इंडिया और असिस्टेंस प्रोवाइड करने लगता है अफगानिस्तान को इन डिफरेंट सेक्टर लाइक इंडिया स्टार्ट हेल्पिंग टू रीबिल्ड द अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर, their institution like education, schools, colleges, and also start providing the technical assistance to rebuild their indigenous Afghan capacity। और चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो दिसंबर 2015 में इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया डोनेटेड 3 Mi-25 helicopter, attack helicopter, with the option to that India will send more to Afghanistan, okay, as a part of bilateral strategic partnership to counter the Taliban insurgency। 2015 में इंडिया ने डोनेट किया 25 Mi, Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर को, 3 Mi हेलीकॉप्टर सेंड करता है। और ये वादा करता है कि वो तालिबान के इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए फ्यूचर में और Mi-25 हेलीकॉप्टर सेंड करेगा, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करते हैं काबुल ऑन December 25। जो न्यू अफगान पार्लियामेंट ओपन होता है जो कि इंडिया द्वारा बनाया गया, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए। इसको बनाने में अप्रॉक्स $90 मिलियन लगा था। इंडिया ने अफगान के पार्लियामेंट को भी बनाया है। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान इज वेरी कीन अबाउट इंडिया, ओके। चलिए, इंडिया वांट टू improve transport connectivity and economic collaboration with the countries in Central and South Asia, okay. India has already invested $10 billion in Afghanistan as of 2012। तो ये सारी है कि इंडिया कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया का एक ये भी एम था कि कनेक्टिविटी जो हो वो बूस्ट हो, इकोनॉमिक कोलाबोरेशन हो, और जो कनेक्टिविटी है वो काफी बूस्ट हो जाएगी अगर अफगानिस्तान से हम एक कोई रास्ता निकाले, ठीक है। सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी काफी ज्यादा, और मिडिल ईस्ट के भी लिए भी काफी कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, ठीक है। दो अफगानिस्तान इज लैंडलॉक कंट्री, बट अगर हम चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वहां से कनेक्ट करते हैं अफगानिस्तान को, तो एक शॉर्ट रूट हमें मिल जाएगा मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, ओके। सॉरी। सलमा डैम अगर देखा जाए तो
ऑफिशियली जो इंडिया अफगान का फ्रेंडशिप डैम इसको कहा जा सकता है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट है जो कि हरी रिवर पे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था। ठीक है। और इसको लास्ट में जो वहाँ की कैबिनेट थी वो रीनेम किए इंडिया अफगान फ्रेंड्स डैम। आगे बढ़े तो इंडिया और ईरान आर सेट टू लिंक ट्रांजिट एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स लैंडलॉक अफगानिस्तान। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेंगी $100 मिलियन। ठीक है। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में, उसको एक्सपेंड करने के लिए, साउथ ईस्ट ईरान में ये पाया जाएगा। इट विल सर्व एज अ हब फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ट्रांजिट गुड्स। This port will be used by India to import export various products like agriculture mineral products। ठीक है। मीन्स इंडिया इस जो चाबहार पोर्ट है उसको यूज करेगा टू ट्रांसफर और टू यूज फॉर देयर import and export of various products like mineral products and agriculture। इसलिए ये एज अ ट्रांजिट पॉइंट कहा जाता है अफगानिस्तान के लिए। ठीक है। जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा। इंडिया और अफगानिस्तान अपने जो रिश्ते हैं उनको एक स्टेप और ऊपर ले जाता है और एक एयर फ्लाइट कॉरिडोर इनॉग्रेट करता है 2017 में। एंड इट वाज हेल्पफुल इन कैरिंग गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 216 मिलियन US डॉलर। ठीक है। एंड गिवन एन अपलिफ्ट टू अफगान एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड also directly benefited the farmers, small traders and exporters of Afghanistan। ठीक है। तो इंडिया अफगानिस्तान ने एक एयर फ्लाइट कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया या इनॉग्रेट किया 2017 में, जिसकी वजह से जो उनका ट्रेड था उसको भी काफी बूस्ट मिला और वहाँ के जो स्मॉल फार्मर और ट्रेडर थे उनको भी काफी बूस्ट मिला। ठीक है। उनका मार्केट और एक्सपेंड हुआ और इंडिया ने वादा किया कि वो इस कॉरिडोर को और सिटीज में भी बढ़ाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बायलैटरल ट्रेड between India and Pakistan, then it crossed approx 1.5 billion US dollar in 2019 to 2020। ओके। तो जो बायलैटरल ट्रेड है वो 1.5 बिलियन डॉलर का इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। इंडिया के डायस्पोरा क्या है अफगानिस्तान में, प्रवासी लोग जो भारत के अफगानिस्तान में रहते हैं, तो नियरली 1710 पीपल, 1710 लोग के करीब जो है अफगानिस्तान में लोग हैं। अगर अगर 2020 की बात करें तो, और वो किस प्रोफेशन और सेक्टर में वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशन है वो बैंक्स है, आईटी फर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन का है, हॉस्पिटल, एनजीओज, टेलीकॉम कंपनीज, सिक्योरिटी कंपनीज में है, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड कुछ यूएन मिशन पे भी हैं। So these all are the India's people who are working as a professional in Afghanistan। What is the India interest? Why is India so keen to invest in Afghanistan? तो देख लेते हैं कि what is the significance of Afghanistan for India। ठीक है। तो पहली बात तो अफगान will act as a buffer state during war with the Pakistan। ठीक है। अगर वॉर होता है पाकिस्तान या फिर चाइना से, तो अफगान एक होगा जो कि एक बफर स्टेट के तौर पे काम करेगा इंडिया के लिए, और एक डिस्ट्रैक्शन और एक जो होता है कि उसको कवर अप करने के लिए काम करेगा। ठीक है। इंडिया की जो फोर्स होती है या फिर इंडिया की जो एयर फोर्स है वहां पे वो अपना बॉर्डर पे एज शील्ड खड़ा कर सकता है इंडिया। ठीक है। और जिसकी वजह से इंडिया दो तरफ से कवर ना हो, लाइक एक तरफ से अगर पाकिस्तान, दूसरी तरफ से अगर चाइना अटैक ऐसा करे, तो इंडिया भी पाकिस्तान को एज अ कवर अप कर सकता है। ठीक है। ये इंश्योर करेगा कनेक्टिविटी टू मिडिल ईस्ट फ्रॉम चाबहार पोर्ट इन ईरान। ठीक है। इट विल ऑल्सो इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी और क्रिएट शॉर्ट रूट फॉर इंडिया टू द मिडिल ईस्ट। अगर जो मिडिल ईस्ट है वहां से हम काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जो हम पोर्ट चाबहार में क्रिएट कर रहे हैं वहां से ईरान को कनेक्ट, सॉरी, अफगानिस्तान को कनेक्ट करेंगे और वहां से मिडिल ईस्ट को। ठीक है। ये एक शॉर्ट रूट इंश्योर होगा। और the Chabahar port can also act as a base for India if
देयर इज एनी वॉर और एनी अनसीन पैसेज, ठीक। क्योंकि इंडिया सॉरी चाइना ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्वादार पोर्ट जो पाकिस्तान का है वहां पे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वही पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया, इंडिया कैन एस्टेब्लिश हिज बेस ऑन ईरान चाबहार पोर्ट टू न्यूट्रलाइज चाइना प्रेजेंस ऑन द ग्वादार पोर्ट ऑफ पाक, यानी पाकिस्तान, ठीक। तो ये सारी इंडिया के इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम इसको रिवैम्प करेंगे, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि मिनिस्ट्री इज proposing a host of direct and indirect incentives such as deferral of import duties, exemptions from export taxes to revamp special economic zone। कुल मिला के बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको हर तरीके से रिवैम्प किया जाएगा और असिस्टेंस या फिर आप कह लें तो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पे है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक विद इन अ टेरिटरी होता है, एक टेरिटरी है एक कंट्री के अंदर, जो कि टिपिकली ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कराता है, ठीक है। जहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होते हैं उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप कह सकते हैं, ठीक है। एशिया के पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो था वो स्टेब्लिश हुआ था 1965 कांडला गुजरात में। लेटर द इट विल रिप्लेस बाय ईपीजेड रिप्लेस बाय द एसईजेड, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इसको रिप्लेस कर दिया। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट था वो पास हुआ 2005 में और ये फोर्स में आया 2006 में, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। यूपीएससी बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूछती रहती है कि इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ और ये फोर्स में कब आया, ओके। तो इट इज हेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो इसको हेड करती है। एंड देर इज ऑल्सो अ कमिटी कॉल्ड बाबा कल्याण कमिटी which is also constituted by the Ministry of Commerce and Industry to suggest some suggest or some they want some recommendation related to the special economic zone which already submitted their report in November 2018, okay। तो जो बाबा कल्याणी कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। यूपीएससी ये क्वेश्चंस भी पूछती है, मैच द फॉलोइंग करा के कुछ कमिटीज और कुछ पॉलिसीज दे देंगी और मैच द फॉलोइंग करा लेगी। आप याद रखिएगा बाबा कल्याणी लेड कमेटी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल होती हैं फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो पहली बात तो होता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड फॉर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स के आप देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज आप इनको नोट डाउन करिएगा। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन इजीली बहुत पूछ लेती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और गुड्स के डेवलपमेंट वगैरह आप मेंटेनेंस आप कर सकते हैं एफसीजेड के। एग्जेम्प्ट होते हैं ये लोग इनकम टैक्स से और एमएटी यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से, यानी इनको इनकम टैक्स और एमएटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं देना होता है, एग्जेम्पशंस मिलते हैं इनको। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एसीजेट कर सकता है अप टू $500 मिलियन तक का, बिना किसी मैच्योरिटी रिस्ट्रिक्शन और या फिर किसी बिना किसी बैंक चैनल के थ्रू, ठीक। ये एक इनको एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं, ठीक है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है इनको किसी भी सेंटर, अगर ये सेंटर या फिर किसी भी स्टेट के लेवल पे कोई अप्रूवल चाहते हैं तो इनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है बिना किसी टाइम गंवाए, ठीक है। तो चलिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं है, तो वो आजकल कुछ दिन न्यूज़पेपर में काफ़ी ट्राइबल अपराइजिंग या ट्राइबल मूवमेंट की बात हो रही थी, बहुत सारे एग्जीबिशंस लग रहे थे।
जहाँ ट्राइब्स के उनके कामों की चर्चा हो रही थी और उनका क्या योगदान रहा इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में या आज़ादी दिलाने में। तो एक बार देखते हैं। और एक बात और है कि जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है वो भी एक ट्राइब से आती हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं। तो ट्राइब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ट्राइबल अपराइजिंग, ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो आते हैं वो आप मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं जोड़ के। तो एक बार देख लेते हैं कि ट्राइबल अपराइजिंग जो इंडिया में हुई थी वो कौन कौन सी थी, उनकी टाइमलाइन क्या है, ठीक है, उनको लीड कौन किया था उस टाइम में। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इनको एक एक करके। तो जो पहली हुई थी वो तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1771 या 1772 के अप्रॉक्स सन्यासी आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही कोई रिवोल्ट होता है। तो 1771 में या 1772, ठीक। उसके बाद आपका होता है सन्यासी के बाद होता है चुआर, ठीक। जो चुआर अपराइजिंग था वो हुआ था 1776 में। इनको जो ट्राइब्स थी मिदनापुर की, वो विद्रोह कर देती ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वहाँ के जो लैंड रिवेन्यू थे और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो था ये काफी बढ़ गया था। अगला जो है हमारा पहाड़ी रिबेल, जो हुआ था 1778 में हुआ था, और इसको जो लीड किया था वो राजा जगन्नाथ ने किया था, ठीक है। और क्या रीजंस थे, तो पहली बात जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा था उनकी लैंड पे, इसकी वजह से ये रिबेल स्टार्ट हुआ था। और किस एरिया में हुआ था, तो राजमहल हिल्स के साइड में, ठीक। अगला जो अपराइजिंग था वो भील अपराइजिंग था। टाइमलाइन है 1818 टू 1831, और जो अगला रहेगा वो 1913। दो डेट है इनके, आप याद रखिएगा। तो वेस्टर्न साइड या वेस्टर्न घाट में होता है इंडिया के, अगेंस्ट द कंपनी रूल फ्रॉम द भील राज, ठीक। और रीऑर्गेनाइज अगेन इन 1913 अंडर द गोविंद गुरु टू फाइट फॉर द भील राज। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ और जो जमींदार होते हैं उनके खिलाफ ये सारी अपराइजिंग होती रहती थी। तो आप याद रखिएगा, जो भेल अपराइजिंग था ये वेस्टर्न घाट में हुआ था, और दो बार हुआ था, 1818 से 1831, और दूसरा जो हुआ था 1913। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है। तो हो एंड मुंडा अपराइजिंग ये 1820 से और 1837 तक चला था। जो यहाँ पे दो लोग थे जो होड ट्राइब को लीड कर रहे थे, वो थे राजा पराहत, जो कि सिंहभूम में थे, ठीक। जो कि एक छोटा नागपुर रीजन का एरिया है। और जो दूसरा था वो दिस लेटर बिकेम द मुंडा रिवेलियन, ठीक। अगर मुंडा देखे तो मुंडा को जो लीड कर रहे थे वो थे बिरसा मुंडा। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, इसको लीड करने वाले बिरसा मुंडा थे। और इनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखें तो 1822 से 1829 तक चला रामोसी अपराइजिंग, ठीक है। वेस्टर्न घाट पे ये भी था, अंडर द चित्तूर सिंह इसको लीड किए थे, ठीक। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन अपना यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा रही थी, इसकी वजह से ये अपराइजिंग हुआ था। लीड कौन कर रहा था ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चित्तूर सिंह जो थे वो लीड कर रहे थे। और डेट, ठीक है, टाइमलाइन आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो अगला होगा वो 1829 में हुआ था कोली अपराइजिंग, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो रिवोल्ट हुआ था वो गुजरात महाराष्ट्र के साइड में हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा रिबेलियन है वो हुआ था 1832 में, इसको कोल रिबेलियन कहते हैं। ट्राइब्स ने यहाँ पे जो रिबेल कर दिया था, छोटा नागपुर साइड की जो ट्राइब्स है। और इसको लीड कौन किया था, तो बुधो भगत जो थे, वो ब्रिटिशर्स और मनी लैंडर जो थे उस टाइम के, इनके खिलाफ इस विद्रोह को छेड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा खोंड रिबेलियन है, जो कि 1837 से 56 तक हुआ था। तमिलनाडु की हिल साइड में अगर देखें तो तमिलनाडु से लेके बंगाल तक ही फैला हुआ था। और इसको लीड कौन किया था, तो चक्र बिसोई जो थे वो, चक्रा बिसोई जो थे, इन्होंने इसको लीड किया था। क्योंकि इंटरफेरेंस या फिर मनमुटाव जो हुआ था एक
अनबन जो थी वो ट्राइबल कस्टम और न्यू टैक्सेस जो उन्होंने इम्पोज किए थे ब्रिटिशर्स ने, उसके खिलाफ हुआ था। अगला देखें तो संथाल रिबेलियन है, जो कि 1855 से 1856 तक चलता है। इसको सीडो और कान्हू ने लीड किया था। ठीक है, ये बिहार में होता है, अगेंस्ट द मनी लैंडर एंड द जमींदार। ठीक है। सॉरी, आगे अगर देखें तो नाइकाडा मूवमेंट, जो कि 1868 में होता है। ये मध्य प्रदेश के एरिया में और गुजरात के एरिया में होता है, अगेंस्ट ब्रिटिश। क्योंकि ये लोग हिंदू कास्ट और धर्मराज के खिलाफ कुछ बोलते हैं, इसी वजह से नाइकाडा मूवमेंट हो जाता है। खरवार रिबेलियन की बात करें तो 1870 में होता है। ये भी बिहार में होता है आपका। और लीड कौन करता है? भगरित मांझी जो है वो इसको लीड करते हैं, क्योंकि जो लैंड रिवेन्यू थी, सेटलमेंट थी, वो थोड़ी अलग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट रिवेल हमारे लिए क्या है। तो जो नेक्स्ट है वो भूयान और जुआंग रिवेलियन है। जो कि 1867 में हुआ था। ठीक है। जो जो ट्राइब्स थी उड़ीसा की, इन्होंने 1867 में ये रिबेल किया था। ठीक है। आगे बढ़े तो मुंडा रिवेलियन क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1899 टू 1900 तक ये चला था। इसको बिरसा मुंडा जी ने वो लीड किया था। दिकूज क्या होता है? दिकू मीन्स आउटसाइडर। आउटसाइडर। तो आउटसाइडर जो थे वो पेनिट्रेट कर रहे थे इनके जो ट्रेडिशंस थे, या फिर इनका जो कस्टम था, जिसकी वजह से मुंडा रिवेलियन होता है। आगे बढ़े, अगर कोई अपराइजिंग देखे तो 1879 से 1880 तक ये अपराइजिंग चलता है ईस्टर्न गोदावरी रीजन में। ठीक है। और लीड करते हैं इसको तोमा सोरा और राजा अन्नत्यार जो होते हैं वो लीड करते हैं। रिवोल्टेड अगेंस्ट द पुलिस एंड मनी लैंडर्स। बेसिकली सारी रिवोल्ट अगर देखें तो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द मनी लैंडर्स और जमींदार, यहीं के इर्द गिर्द ये सारे रिवोल्ट घूमते हैं, ये आप याद रखिए। इसको लीड कौन करता था? तोमस होरा एंड राजा अनत्यार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं, बस्तर रिवोल्ट को देखते हैं, जो कि 1910 में हुआ था। ठीक। बाय द ट्राइबल्स ऑफ जगदालपुर और अगेंस्ट द फ्यूडल एंड फॉरेस्ट जो लेवीज थे उसके खिलाफ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ताना भगत मूवमेंट जो था 1914 टू 1919 में हुआ था। और ट्राइब्स जो थी छोटा नागपुर की, वो उन्होंने किया था। और लेड किसने किया था इसको? तो जतरा भगत जो थे और बलराम भगत जो थे, इन्होंने मिलके इस पूरे मूवमेंट को वो लीड किया था, क्योंकि इंटरफेरेंस जो था आउटसाइडर का वो बढ़ गया था। ठीक है। आगे चले अगर देखिए तो चेंचू अपराइजिंग हुआ था 1921 से 22 के बीच में। ये नल्ला मल्ला हिल्स जो है उसके यानी साउथ इंडिया में ये हुआ था, तमिलनाडु और उसके साइड में। तो और इसको लीड किसने किया था? तो के हनुमंथा हनुमंथु जो थे उन्होंने इसको लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट लॉज। कर्नाटक और तमिलनाडु का ये रीजन आप कह सकते हैं चेंचू अपराइजिंग हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के न्यू फॉरेस्ट लॉज है इसके खिलाफ ये लोग रिवोल्ट या अपराइजिंग इनका होता है, और लीड किया जाता है के हनुमंथु के द्वारा। ठीक। 1922 से 24 के बीच में रंपा रिवेलियन होता है। इनको लीड करते हैं अल्लूरी सीतारमन राजू। ठीक है। जो कि कोया आंध्र प्रदेश के साइड में है। और ब्रिटिश के खिलाफ ये भी एक रिवेलियन होता है। आप देखे होंगे RRR मूवी जो आई थी, इन्हीं की स्टोरी को जो दिखाती है। ठीक है। और इनका रिवोल्ट एक बार और होता है 1879 और 1880 के टाइम पे। तो ये पूरा ये रिबेलियन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि 1922 से 24 तक चला था, और इसको लीड किया था अलूरी सीतारमन राजू ने आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके कस्टम ट्रेडिशन या उनके फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। कुछ देखे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट को अगर हम देखते हैं, इनका भी काफी अहम योगदान रहा है हमारी भारत की आजादी में। तो अहम रिवोल्ट जो हुआ था 1828 से 33 के बीच में हुआ था आसाम में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया।
बर्मा वॉर के बाद इसकी वजह से ये अहम रिवोल्ट होता है। उसके बाद खसीस रिवोल्ट होता है जो कि 1830 में होता है। इसको लेड किया था तीरथ सिंह ने। और जो हिल्स हैं जयंतिया गारो खासी, वहाँ पे ये होता है क्योंकि ऑक्यूपेशन के खिलाफ उनके कुछ इश्यूज होते हैं, उसको लेके ये सारे रिवोल्ट होते हैं। सिंगपोज रिवेलियन 1830 में यानी 1830 में होता है आसाम में, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन होता है ब्रिटिशर्स ने उनका, वो छीन लेता है ब्रिटिश और अपने हिसाब से काम करवाता है, ठीक है। कुकी रिवोल्ट 1917 से 1919 में होता है मणिपुर के एरिया में, अगेन द ब्रिटिश पुलिस रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये लोग लेबर को रिक्रूट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी रिवोल्ट हो जाता है। जिलियांग सॉन्ग मूवमेंट होता है 1920s में मणिपुर के एरिया में, क्योंकि अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग द कुकी वायलेंस। तो ये ऊपर वाले से अटैच है कुकी रिवोल्ट से। और 1905 से 1931 तक नागा का मूवमेंट चला बाय द ट्राइबल ऑफ मणिपुर, लेड बाय जदोनांग, ठीक है। जदोनांग जो थे उन्होंने लीड किया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड टू फॉर्म नागाराज। नागाराज को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ नागा मूवमेंट चला गया 1905 से 31 के बीच में। इसको लीड किया जाता है जदोनांग के द्वारा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सारा, अ, अगर हम देखें तो ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक। आगे थोड़ा सा और मैंने अटैच कर रखा है, तो पीजेंट मूवमेंट भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो पीजेंट मूवमेंट क्या है और टाइमलाइन क्या है, लीड किसने किया था, ये सारी बातें और क्यों हुआ था। तो पहला जो था हमारा वो इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 1860 के बीच में चलता है। इसको नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सिर्फ कैश क्रॉप को ग्रो करने के लिए कहते हैं, और वो नेग्लेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं और सारी क्रॉप्स को, ठीक है। ऑल कैटेगरीज ऑफ रूरल पॉपुलेशन और मिशनरीज, ब्रिटिश इंटेलिजेंस और मुस्लिम सारे पार्टिसिपेट करते हैं इंडिगो रिवोल्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रंगपुर दिहिंग जो था 1783 में होता है, बंगाल के साइड में ये एरिया है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑफ पीजेंट रिवेलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर सही रूप से देखा जाए तो रंगपुर दिहिंग जो है 1783 में होता है। ये पहला जो टफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ पीजेंट रिवोल्ट माना जाता है, ठीक है। क्यों आता है कि जो एविस लाइक इजरदारी जमींदारी ये तरीके की जो सिस्टम थी, ये इन लोग ने इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये लोग ये कहते थे कि जो लैंड का सेटलमेंट है वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट नेचर का हो, ठीक है। ये रांची हजारीबाग पलामू साइड में ये रिवोल्ट हुआ था। कोल रिवेलियन 1832 यानी 1832 में हुआ था। जो कोल और अदर ट्राइब्स थी वो अपनी इंडिपेंडेंस चाह रही थी, और ब्रिटिश की एंट्री की वजह से उनका जो एग्जिस्टेंस था वो, या फिर इंडिपेंडेंस था, वो खतरे में था, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि द हैंड ओवर ऑफ द ट्राइबल लैंड्स एंड द इंक्रोचमेंट ऑफ द मनी लैंडर्स मर्चेंट एंड ब्रिटिशर्स जनरेटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है। बेसिकली वो अपना इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, इसलिए कोल अपराइजिंग हुआ था। मापिला रिवेलियन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1841 से 1920 तक ये चला था। ये एक सीक्वेंस ऑफ रिवेलियन इसको कहा जाता है, क्योंकि जो मापिला मुस्लिम थे मालाबार रीजन यानी केरला साइड के, उन्होंने ये किया था। पहली बात तो ये जो लैंडलॉर्ड या जमींदार थे उनके खिलाफ होता है, और दूसरा ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता है, और इन दोनों के खिलाफ होता है क्योंकि जो उनका कहना होता है कि जो लैंड का टैक्स है वो बढ़ गया है, और पुअर का एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बढ़ गया, और कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम राइट भी बहुत ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग द मापिला रिवेलियन। आगे चलते हैं तो संथाल रिवेलियन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। इट वॉज अ नेटिव रिवेलियन बाय प्रेजेंट डे झारखंड, ठीक है, अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश कॉलोनी अथॉरिटी एंड द जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल पीपल। तो झारखंड के साइड में ये रिवोल्ट होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जो जमींदारी सिस्टम जो संथाल पीपल ने
इम्पोज किया था उसके खिलाफ ये रिवेलियन होता है। चार ब्रदर्स जो थे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, इसको लीड करते हैं मुर्मू ब्रदर्स इनको बोलते हैं। सीडो कान्हू चंदन भैरव ने संताल रिवेलियन को लीड किया था। ठीक है, आगे बढ़े तो डेक्कन अपराइजिंग देखे तो 1875 में हुआ था, और along with the permanent settlement the British extended their presence beyond बंगाल। बंगाल से आगे इनका प्रेजेंस होता है, और ये एक्सपेंड करते जाते हैं ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बहुत सारे जो होता है ये लोग लैंड रिवेन्यू को बेसिकली लेने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत तरीके ये लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग रैयत वाली सेटलमेंट जो होता है वो इम्पोज करते हैं और रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के खिलाफ जो था वो डेक्कन अपराइजिंग होता है, और बहुत सारी सोशल बायकॉट और मनी लेंडर के खिलाफ भी ये अपराइजिंग बेसिकली होता है। ठीक है, मुंडा रिवेलियन या फिर उलगुलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1899 से 1900 तक चला था। इसको लीड जो है बिरसा मुंडा या फिर इनको धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, ये लीड करते हैं। क्योंकि जो स्पेशल रेंट वगैरह था वो काफी बढ़ गए थे। और दूसरा क्या था कि जो जागीरदार थे, ठेकेदार थे, वो इनके फॉरेस्ट में अपन घुस चुके थे, जिससे इनकी जो रोजमर्रा की इनकम थी वो जा रही थी, क्योंकि इनको एक ओरिजिनल फॉरेस्ट क्लियरर के नाम से जाना जाता था। और ठेकेदार वगैरह की एंट्री के बाद इनकी जो रोजी रोटी थी वो छीन चुकी थी, इसकी वजह से ये रिवेलियन होता है। ठीक है, नार कल्वेरिया और अपराइजिंग जो हुआ था 1782 से 1831 तक चला। इसको लीड किसने किया तो तीतू मीर या मीर नितहर अली ने किया था, जो कि वेस्ट बंगाल साइड है। ये भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ ही हुआ था। मेनली जो हिंदू थे वो उन्होंने बियर टैक्स ऑन द फरेजीज के ऊपर इम्पोज किया था। ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स जो थे उन लोगों ने किया था। ठीक, अगला हमारा है पागलपंथी मूवमेंट, जो इसको लीड किया गया था करम शाह के द्वारा। ठीक है, टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार। बेसिकली आप याद रखिएगा कि लीड किसने किया था, तो करम शाह ने लीड किया था। फरैजी रिवोल्ट अगर हम देखें तो इसको लीड किसने किया था, तो इसको हाजी शरीयत अल्लाह ने लीड किया था, एंड हिज सन जो उनके बेटे थे दादू मियाँ, ये दो लोग मिलके फरैजी रिवोल्ट को लीड करते हैं टू एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रूडर फ्रॉम बंगाल। ठीक, लास्ट में जो हमारा एक है तिबागा मूवमेंट, जो कि 1946 से 47 तक चलता है। ठीक है, ये बंगाल के साइड में रिवोल्ट होता है। इसको टू थर्ड इसमें क्या होता है कि जो टू थर्ड प्रोड्यूस है आपको शेयर करना पड़ता है, इसी वजह से इसको तिभागा मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चले जो लास्ट है हमारा आज का, वो है तेलंगाना मूवमेंट, जो कि 1946 से 1952 के बीच चला था। ठीक है, तो तेलंगाना मूवमेंट started in 1946, continued till 1952 of Andhra Pradesh, and was fought against the feudal oppression of rulers and the local landowners. बेसिकली लैंड ओनर और रूलर के खिलाफ ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। The agrarian social structure of Hyderabad emerged to be oppressive in 1920s. ठीक, and the last one in ruler, the Telangana political economy, the Jagirdars, the Deshmukhs, locally known as Dora, played a dominant role in this uh, movement. Okay, तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe this channel and like for more UPSC related videos. Okay.